हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 18 दिसंबर 2023 के प्रमुख समाचार देखते हैं। आज हम अगर देखेंगे तो दो समाचारों पर चर्चा करेंगे। पहला है एक LEDS सर्वेक्षण 2023। ये हालांकि 16 तारीख को आया है, लेकिन इस पर विशेष जो है आज उसमें इंडियन एक्सप्रेस में है। इसमें ये एक्चुअल में क्या है कि राज्यों को लॉजिस्टिक उनके सुगमता को लेकर विभिन्न राज्यों में क्या स्थिति है, इसका एक सर्वेक्षण है। उद्योग मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड प्रमोशनल एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा ये किया जाता है, DPIIT द्वारा ये किया जाता है। और इसमें कुछ बातें बताई गई हैं जो कहीं ना कहीं भारत को जो 2047 में उसको बढ़ना है, विकसित देश बनना है, उसमें लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के महत्व को समझते हुए उसको कैसे सुधारा जाए, कैसे प्रतिस्पर्धा को विभिन्न राज्यों में बढ़ाया जाए, ये बात इसमें कही गई है। जहाँ तक दूसरी बात है वह है, दूसरा जो न्यूज़ है वह है विकसित भारत संकल्प यात्रा और काशी तमिल संगमम। ये दोनों चर्चा में इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री जी कल और आज भी अभी वो बनारस में ही, वाराणसी में अपने संसदीय क्षेत्र में हैं और वहाँ पे चूँकि एक गांव से ये भी शुरू कर रहे हैं। हालांकि इसकी शुरुआत नवंबर माह में ही हो गई थी। तो 15 नवंबर को खूंटी से विकसित भारत संकल्प यात्रा और काशी तमिल संगमम का दूसरा संस्करण जो है 17 दिसंबर यानी कल से जो है वाराणसी में शुरू हुआ है। तो इन दोनों को हम आइए समझते हैं। जहाँ तक पहला समाचार है, विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक सुगमता सर्वेक्षण 2023, लॉजिस्टिक ईज सर्वे ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। ये एक्चुअल में 7,000 लोगों के आसपास पर सर्वेक्षण किया जाता है कि लॉजिस्टिक को लेके, लॉजिस्टिक में जैसे हमने बताया कि मेन है परिवहन है, वेयर हाउसिंग है, आपका इन्वेंट्री है और प्रोसेसिंग है। हालांकि उसमें मेन जो हमारा फोकस है वो परिवहन, जो हम सामान्य तौर से जानते भी हैं, परिवहन और उसके परिवहन को बेहतर बनाना, उसके खर्चे को कम करना और वेयर हाउसिंग और इस तरह की चीज़ें भी है। ठीक है, तो उसको लेके ये सर्वेक्षण जो है जारी किया है। 5वां लीड्स बोला जाता है, लीड्स का 5वां ये सर्वेक्षण है। 16 दिसंबर को जो है उद्योग मंत्री द्वारा जो है इसको व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा इसको जारी किया गया है। इसमें कुछ अच्छी बातें बताई गई हैं और कुछ थोड़ा सा चुनौतियां बताई गई हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो रिपोर्ट होती है यह भारत की जो आकांक्षा है, क्या 2047 तक विकसित देश बनना है, उसको जो भारत को उसके लिए जो है करीब बताया जाता है कि $37 ट्रिलियन हम 2047 तक अनुमान है, उसमें लॉजिस्टिक्स क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। क्योंकि इस सर्वेक्षण का ही उद्देश्य है कि भारत में निर्यात और आर्थिक विकास को महत्व देना। ठीक है, और इसमें कुछ बातें कही गई हैं, उसको हम एक एक करके देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, परिचय अगर कहें, परिचय के पहले जरा समझ लीजिए कि इसी तरह के एक सर्वेक्षण और अभी आया था, यही मंत्रालय जो है 2 दिन पहले ही हमने बताया था, उसमें लॉजिस्टिक लागत के आधार पर सर्वेक्षण किया गया है। पहला औपचारिक सर्वेक्षण किया गया है। वो भी क्यों? क्योंकि लॉजिस्टिक पॉलिसी नीति 2022 सितंबर 2022 में जो लॉजिस्टिक पॉलिसी नीति लाई गई थी, उसमें ये मैंडेट था कि सरकार जो है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जो है लॉजिस्टिक कीमत पर सर्वेक्षण करेगा। ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन ये जो लीड्स रिपोर्ट है, लीड्स सर्वेक्षण है, ये 5वीं है, यानी ये लगातार 5वीं रिपोर्ट है। इसमें लॉजिस्टिक क्षेत्र को महत्वपूर्ण मानते हुए किसमें, भारत के आर्थिक विकास और निर्यात प्रोत्साहन में उसके महत्व को स्वीकार करते हुए विभिन्न राज्यों में कैसा प्रदर्शन है उसको आंकने, और आंका क्यों जाता है? क्योंकि इससे राज्यों के बीच में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया जा सके, और जो कार्य अगर किसी राज्य की स्थिति बेहतर नहीं है तो वहाँ पे उसको करना, वहाँ पे किया जाए, उसको जो स्टेक होल्डर है उनकी चुनौतियों को समझा जाए, उनकी समस्याओं को समझा जाए, और कुल मिला के इससे भारत के निर्यात और अंततः जो है आर्थिक विकास में, और आर्थिक विकास और कह सकते हो कि समावेशी विकास को बढ़ावा देने में इससे मदद मिलती है। ठीक है, तो इस सर्वेक्षण की जो प्रमुख बात है वो ये है कि विभिन्न राज्यों में जो लॉजिस्टिक सुगमता है ना, इसको बोला जाता है लॉजिस्टिक ईज ऑफ डिफरेंट स्टेट। इसमें जो है
आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, चंडीगढ़, गुजरात सहित 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को उपलब्धि हासिल करने वाले अचीवर स्टेट हैं। 13 स्टेट अचीवर स्टेट हैं और इसके रूप में इनको वर्गीकृत किया गया है, यानी इन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है। यह सर्वेक्षण जो लाया जाता है वो निर्यात और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले लॉजिस्टिक सेवाओं की दक्षता बढ़ाने के लिए किया जाता है। साथ ही में जैसा कि हमारे वाणिज्य मंत्री ने कहा कि लॉजिस्टिक क्षेत्र 2047 तक देश की अर्थव्यवस्था को लगभग 35 ट्रिलियन, अभी इतनी न अमेरिका की है न चीन की है, हमने अपना अभी हमारी कितना है 3.37, यानी या कुछ कह सकते हैं कि और लोग कहते हैं लगभग 4 से ज़्यादा तो कोई नहीं मानता है। हमारा लक्ष्य है कि 2047 तक यानी अगले 25 सालों में हमारी अर्थव्यवस्था 10 गुना हो जाए और उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा लॉजिस्टिक लागत जो है कम हो और बाकी परिवहन क्षेत्र में जो है गुणवत्ता बेहतर हो। उसके लिए ज़रूरी है कि ये लॉजिस्टिक लागत बेहतर हो जाए। और एक और चीज़, जैसे कि आप चीन का जो है जिस तरह से देख रहा है कि चीन की स्थिति कोरोना के बाद धीरे धीरे डाउन होती जा रही है और दुनिया चीन +1 के विकल्प के रूप में भारत को विनिर्माण एक हब के रूप में देखना चाहता है, सप्लाई चेन के रूप में देखना चाहता है। ऐसे में ज़रूरी है कि भारत का लॉजिस्टिक क्षेत्र वर्ल्ड क्लास हो ताकि लोग आकर्षित हो सकें, नहीं तो फिर वो ताइवान नहीं, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देशों में चला जाए। क्यों? क्योंकि अभी आपका, हालांकि जो अभी सर्वेक्षण आया है वो 8 से 9% लॉजिस्टिक लागत दिखा रही है, लेकिन वैश्विक लागत जो है वह 8% है और औसत जो है हमारा जो है औसत जो अनुमान है वो 13% के आसपास है। उसको हम 2030 तक 8% पे लाना चाह रहे हैं। हालांकि वाणिज्य मंत्री ने कहा कि अब हम उसको 6% पे लाएंगे। अगर हम दुनिया के बेहतर देश बन रहे हैं तो हम कम से कम कर लें ताकि लोगों को यहाँ पे सामान बना के निर्यात करना उनके लिए क्या सस्ता हो, ताकि वो और जगह निर्यात करे तो वो कम्पिटिटिव हो। ठीक है, तो इसलिए इस तरह के जो सर्वेक्षण किए जाते रहे हैं। इसमें अगर इसके महत्व को तो देखिए, इसमें जो है रिपोर्ट में राज्यों को उनके लॉजिस्टिक इकोसिस्टम के आधार पर रैंक दिया जाता है। इसके साथ क्या होता है कि हितधारकों को सामने आने वाली प्रमुख लॉजिस्टिक संबंधी चुनौतियों पर भी ध्यान हो पाता है और इसके साथ ही विचारोत्तर यानी ऐसे सुझाव दिए जाते हैं जो कि आगे भविष्य में जो है कार्य हो सके। ठीक है, और यह सर्वेक्षण जो है आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाली लॉजिस्टिक सेवाओं की दक्षता में क्या करता है, सुधार करता है। और इसका उद्देश्य राज्यों में लॉजिस्टिक प्रदर्शन में सुधार पर ध्यान केंद्रित कराना और देश के व्यापार में सुधार और लेन देन लागत को कम करने के लिए आवश्यक है। यानी यह रिपोर्ट कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को बेहतर बना के देश के निर्यात और उसके जो विदेश व्यापार है या आर्थिक विकास है उसमें बेहतर बनाना है। और इसके लिए राज्य स्पेसिफिक अगर कोई ज़रूरतें पड़ती है, जैसे ओवरऑल तो भारत का बेहतर, लेकिन किसी राज्य का बहुत अच्छा होगा, किसी का बहुत खराब होगा, अभी हम देखेंगे। जैसे इसी रिपोर्ट में बताई गई है कि कुछ चुनौतियां हैं, जैसे लीड सर्वेक्षण में राज्यों के प्रदर्शन में कुछ चुनौतियों का संकेत है। यह रिपोर्ट बताती है, जैसे बताया अभी भी बताया कि $35 ट्रिलियन 47 में होगा, हमारा अनुमान है। तो उतनी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए जो लॉजिस्टिक सेक्टर चाहिए वो उसकी भूमिका को आप इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से भारत को वैश्विक हब के रूप में, विनिर्माण हब के रूप में, सप्लाई चेन के हब के रूप में चाइना +1 डेवलप किया जा रहा है, उसके लिए ज़रूरी है कि भारत में लॉजिस्टिक क्षेत्र इस अपनी विकसित अर्थव्यवस्था के अनुरूप हो। तभी हमको जो है भारत जो चाह रहा है कि वो तेज़ी से जो है चीन के संभावित विकल्प के रूप में यानी चीन +1 हो जाए, उसके लिए वो उसके विकल्प के रूप में तैयार हो जाए, ताकि वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देश हमारा जो है हमारा स्थान न ले सके। हालांकि उसमें कई सारी चीज़ें हैं, उनके लिए मुश्किल है, लेकिन हम कह रहे हैं 10 चीज़ें आनी है, 10 कंपनियां आनी है, साथ ही आई 6 आई तो 4 तो आपका कहीं ना कहीं आपका जो है हो सकता था आपके यहाँ आए, वो नहीं आ सकती हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि ये वियतनाम और इंडोनेशिया में बेहतर अर्थव्यवस्था इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लॉजिस्टिक लागत हो, और है इसमें कोई भी बात नहीं। जो जाते हैं वो बताते हैं कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भारत की अपेक्षा बेहतर है। केंद्र ने जो है बुनियादी ढांचे पर अपना खर्च बढ़ा दिया है, यानी जो लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च है वो बढ़ा दिया है।
हालांकि लॉजिस्टिक में गहरी समस्याएं भारतीय विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने के प्रयासों को नुकसान पहुंचा रही है। और ये आ कहाँ रहा है, लीड सर्वेक्षण देता है कि क्षेत्रीय आधार पर लॉजिस्टिक और राज्यों के प्रदर्शन में कुछ चुनौतियां हैं। जैसे देखा जा रहा है कि गैर तटीय राज्य कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें आप देखिए अगर भारत को, तो इन्होंने जैसे एक है कि तटीय राज्य जो तटीय क्षेत्र के हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं, समुद्र तटीय राज्य जहां तक बंदरगाह स्थित हैं। दूसरा जो है गैर तटीय राज्य, यानी जो कि आंतरिक भागों में हैं। और भारत, इसमें एक है कि भारत के जो नॉर्थ ईस्ट है वो भी एक अलग से जोग्राफिकल एरिया है, क्योंकि आपको पहले पता है कि कैसे चिकन नेक के थ्रू ही हमें पूरा घूम के जाना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है उसके कारण जो है लॉजिस्टिक चुनौतियां तो आती होंगी। हमारा अभी जैसे जो ट्रेन निकली है बांग्लादेश होके, उसमें जो हम अगरतला 10 घंटे में पहुंच सकते हैं कोलकाता से, पहले उसके लिए 36 घंटे लगते थे। तो निश्चित रूप से हमारी लॉजिस्टिक लागत को वो बढ़ा देता। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की वैसी भौगोलिक परिस्थितियां थी। ठीक है, तो आइए उसी को जैसे गैर तटीय राज्यों की देखें। तो सर्वेक्षण कहता है कि 2019 की तुलना में, जब से ये सर्वेक्षण शुरू किया गया है, कि तुलना में सड़कों की गुणवत्ता, टर्मिनल यानी जो आपका पोर्ट का टर्मिनल है, लॉजिस्टिक की लागत और कुशल कार्यबल की उपलब्धता जैसे मानदंडों में औसत स्कोर में सुधार हुआ है। पहली बात कि सभी का आधिकारिक आंकड़ों से पता चला है कि केवल 5 राज्य में कौन है? गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना। इसमें तेलंगाना और कर्नाटक तो कह सकते हो कि नहीं, कर्नाटक भी तटीय राज्य है, हालांकि तेलंगाना तटीय नहीं है, लेकिन बाकी जो है ये राज्य तटीय है। भारत के कुल निर्यात के 70% के लिए क्या है? उत्तरदायी हैं। और इसमें से गुजरात अकेले 33% के लिए उत्तरदायी है। इसमें अब देखिए यही 5 राज्यों में निर्यात का 70% हो रहा है, तो इसका मतलब है कि बाकी राज्यों में उतना नहीं हो रहा है। अगर गुजरात में अभी आंकड़े देखेंगे, गुजरात में 33% है, और महाराष्ट्र में 16% है, तमिलनाडु में 9% है, तो बाकी के राज्यों से 33, 16, 9 आप करो 25 और ये 58, 60%, तो यही 3 राज्य हो गए। तो बाकी के राज्यों में कम है, तो जहां निर्यात होगा, जहां आर्थिक क्रियाएं होंगी, तो जहां नहीं होंगी उन राज्यों के बीच में क्या होगा? गैप बढ़ता जाएगा, आर्थिक विकास का, रोजगार का, और बहुत सारी चुनौतियां जो हम नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको आगे भी एलोबरेट कर सकते हैं कि प्रवासन आदि की समस्याएं जो है उन राज्यों से होने लगेंगी जहां पे आर्थिक गतिविधियां कम होंगी। ठीक है, तो कुछ वर्षों से जो है इसके कारण तटीय राज्यों और गैर तटीय राज्यों के बीच में आय और रोजगार के सृजन में अंतर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, हालांकि सड़कों और टर्मिनलों की गुणवत्ता के सर्वेक्षण में नतीजों में कहा गया है कि बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ को इन मामलों में कम अंक मिले हैं। यानी ये राज्य जो चिंताग्रस्त हैं, जिस पर चिंता है, वो है बिहार है, हिमाचल प्रदेश है, झारखंड और छत्तीसगढ़ है। हिमाचल को तो देख ही रहे हो कि जिस तरह से वहाँ पे प्राकृतिक आपदाएं आती हैं और वो कर लेती हैं। ठीक है, उसमें से जो है इनको चुनौती है ये तटीय राज्यों में। हालांकि तेलंगाना ये भी आप गैर तटीय राज्य है, पता है। उत्तर प्रदेश ये भी लैंडलॉक है। पंजाब में उपयोगकर्ता संतुष्टि में सुधार हुआ है। यानी कि ये राज्य जो पहले के राज्य उनमें चुनौती है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब में उपयोगकर्ता में सुधार देखा गया है। और इस सर्वेक्षण में कहा गया है कि झारखंड में बुनियादी ढांचे, सेवाओं और परिचालन और नियम सभी संकेतकों में औसत से कम स्कोर देखा गया है। जो तटीय राज्य, गैर तटीय राज्य हैं, उनके औसत से भी कम जो है झारखंड में देखा गया है। यानी गैर तटीय राज्यों की स्थिति गैर तटीय राज्यों से गैर तटीय राज्यों की यानी लैंडलॉक स्टेट की स्थिति जो तटीय राज्य हैं उनसे खराब है, उनकी खराब है। उसमें भी झारखंड की स्थिति सबसे खराब है इन राज्यों की स्थिति में। पूर्वोत्तर राज्यों का प्रदर्शन देखिए, पूर्वोत्तर जो है पिछले काफ़ी समय से वहाँ पे आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। पिछले वर्षों में तो सामाजिक अशांति थी। भारतीय जीडीपी के मुकाबले केवल 2.8% जीडीपी का योगदान पूर्वोत्तर से होता है। यानी कहीं ना कहीं वहाँ पे आर्थिक क्रियाएं नहीं हो के बराबर हैं। ऐसे में यहाँ पे अधिकतम लॉजिस्टिक संबंधी उत्थान की आवश्यकता है। जितना आप देख लेंगे प्रधानमंत्री के द्वारा जो है या सरकार के द्वारा जो वहाँ पे किया जा रहा है, हर राज्यों में ट्रेन पहुँचाना, अगरतला के लिए जो बांग्लादेश के रास्ते जो है ट्रेन, ये सारी चीज़ें क्या हरी वहाँ की लॉजिस्टिक लागत को कम करना और लॉजिस्टिक सेवा को विस्तारित करने के लिए ही किया गया है। हालांकि 2019 के सर्वेक्षण की तुलना में सभी मानदंडों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
मणिपुर को लेकर चूंकि वहां पे घटना हो रही है इसलिए वहां पे कुछ स्थिति चिंताजनक है, लेकिन सबसे बेहतर सुधार जो है असम राज्य में पूर्वोत्तर में देखा गया है। ठीक है, तटीय राज्यों में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल पीछे है। यह सही है कि तटीय राज्य बेहतर है, लेकिन अगर उनके औसत से देखा जाए तो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और गोवा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, यानी इसमें तटीय राज्य में आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल सहित भारतीय तटीय राज्य देश के कुल निर्यात का 75%। सोचिए, तटीय राज्य 75% निर्यात करते हैं कितने गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 9 तटीय राज्य है, और गैर तटीय राज्य 25%। अब सोचो जब 75% इन 9 राज्यों में हो रहा है तो यहां पे ज्यादा आर्थिक अवसर है, तो आप देखेंगे गैर तटीय राज्यों से तटीय राज्यों की तरफ पलायन भी आपको देखने को मिलेगा। और उसमें भी इसमें से कई सारे ऐतिहासिक रूप से लॉजिस्टिक पहले से ही करते आ रहे हैं। और दूसरा अगर देखें कि निर्यात में गुजरात जो अकेले 33%, एक राज्य है जो पूरे भारत के निर्यात का 33% यहीं से हो रहा है। उसके बाद महाराष्ट्र 16% और तमिलनाडु 9%, यानी कि ये 3 राज्यों में ही निर्यात सबसे ज्यादा हो रहा है, यानी वहां की लॉजिस्टिक स्थिति बेहतर दिख रही है। लेकिन इसकी कुछ चुनौतियां भी हैं, आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। बार बार कह रहा हूं कि यहाँ पे आर्थिक अवसर है, जहाँ पे नहीं है वहाँ से यहाँ पे प्रवसन शुरू होने लगेगा। और महाराष्ट्र में भी आपने देख चुका है, जो बिहारी और उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ जो भेदभाव की बातें आती रहती थी, उसी तरह की बात अब चेन्नई में भी देखी गई है, तमिलनाडु में भी देखी जा रही है। क्यों? क्योंकि ये पलायन होता है ना, तो वहाँ के जो लोकल लेवल की इकॉनमी होती, जो लोकल लेवल के लेबर होते हैं, उनके रोजगार छिनने लगते हैं। इसलिए बेहतर होता है कि जहाँ तक हो सके राज्यों में जो है कह सकता है कि प्रदर्शन लगभग बेहतर हो। हालांकि इन राज्यों में 3 राज्य ऐसे हैं, गोवा, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, इनका प्रदर्शन इन तटीय राज्यों के प्रदर्शन से जो है खराब है। उड़ीसा के मामले में 2019 के बाद से राज्य में लॉजिस्टिक पारिस्थितिकी तंत्र की समग्र धारणा में सुधार हुआ है, यानी उड़ीसा में सुधार हुआ है। हालांकि पश्चिम बंगाल में अभी जो है स्थिति जो है बहुत अच्छी नहीं है, गोवा में स्थिति अच्छी नहीं है। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, जैसे अलग अलग राज्यों के बारे में पता चल गया, अब अलग अलग राज्यों की अलग अलग चुनौतियों के बारे में ध्यान दिया जा सकता है। निश्चित रूप से उसमें राज्य सरकार को भी आगे आना होता है, और उसमें कई सारे ऐतिहासिक कारण होते हैं, कई सारे औद्योगिक कारण होते हैं, जहाँ पे औद्योगिक घटनाएं होती हैं, कई सारे प्राकृतिक कारण है ना, तो वो इस तरह की चीज़ें होती हैं। जैसे गुजरात में मुंद्रा पोर्ट, उसके जरिए जो है सबसे ज़्यादा इसमें निर्यात हो रहा है, तो इसलिए गुजरात का आंकड़ा उसमें ज़्यादा आ जा रहा है। ठीक है, अगला जो हमारा न्यूज़ है वह है विकसित भारत संकल्प यात्रा और जो है काशी तमिल संगमम। एक्चुअल में प्रधानमंत्री अपने संसदीय 2 दिन की संसदीय दौरे पे हैं, वहाँ पे एक इसका जो विकसित संकल्प यात्रा की शुरुआत एक अपने संसदीय क्षेत्र के गांव में वो स्वतः यात्रा कर रहे हैं, और काशी तमिल संगमम की शुरुआत भी कल से हुई है, जो कि 31 दिसंबर तक चलेगी। इसलिए ये दोनों न्यूज चर्चा में हो गया है। जहां तक विकसित भारत संकल्प यात्रा की बात है, तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि इसके जरिए ये वो योजना है जिसके जरिए भारत सरकार की जो बहुत सारी योजनाएं हैं, जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो हमारा जो भाव है, हमारा जो उद्देश्य है कि लोगों का भला करना, उसको जानना कि क्या वो हुआ है या नहीं हुआ है, जिस तरह से करना चाहते हैं उस तरह से हुआ है या नहीं हुआ है, कहाँ कमियां रह गई हैं या कहाँ हो गया है, और जो 2047 तक दुनिया को, भारत को दुनिया का विकसित देश बनाना है, उसमें लोगों को, आम लोगों को जोड़ना। दूसरा, जहां तक काशी तमिल संगमम की बात है, यह वो व्यवस्था है जिसमें आप कह सकते हो ना कि इसमें जो है जो काशी और तमिल, हाँ, जो ऐतिहासिक दृष्टि से जो है सांस्कृतिक संबंध रहे जिनके बीच में आपस में, और लेकिन कई दशकों से देखा जा रहा है, खासतौर से 60 और 70 के दशक से, जैसे ही तमिलनाडु में द्रविड़ की राजनीति, द्रविड़ और इस तरह की राजनीति आई है, कहीं ना कहीं उत्तर दक्षिण में जो है ये विभेद देखा गया है। तो ये सरकार इस विभेद और इस तरह की चीज़ों को, विभेद की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से, सभ्यतागत दृष्टि से सोसाइटी जो है उसको इंटीग्रेशन के लिए, दर्शाने के लिए विभिन्न
सकारात्मक या कह सकते हैं जो एक दूसरे से जोड़ने वाले पहलू हैं उस पे बल देता है। और इसके लिए कई सारे जो है तमिलनाडु के कई सारे जो लोग आते हैं वो काशी में करते हैं, इसी तरह के यहाँ के लोग वहाँ जाते हैं। कुल मिला के जो काशी और तमिल ये जो परंपरा जो ऐतिहासिक आप कह सकते हो कि सांस्कृतिक क्षेत्र रहे हैं, महत्वपूर्ण क्षेत्र रहे हैं, इनके बीच आपस में जुड़ाव का ये संबंध में ये चीज़ें है। ठीक है, चर्चा में क्यों है, तो प्रधानमंत्री अभी 2 दिवसीय जो है यात्रा पे हैं, तो उन्होंने कहा कि विकसित संकल्प यात्रा कार्यक्रम जो है एक तरह से विकसित भारत संकल्प यात्रा मेरे लिए कसौटी है। वो कहते हैं कि ये उनके लिए वो मापदंड है, वो पैमाना है जिसके तहत वो खुद को जांचते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कुछ मैंने कहा और किया, क्या वह उसी तरह हुआ जैसा मैं चाहता हूं, या क्या वह उन लोगों के लिए हुआ जिनके लिए इसका इरादा था। यानी कुल मिला के जो सरकार की योजनाएं हैं, खासतौर से पिछले 9 सालों में, जिसमें उज्ज्वला योजना है, हर घर जल योजना है, प्रधानमंत्री जो है आरोग्य योजना है, स्वनिधि योजना, बहुत सारी सरकार की जो वेलफेयर स्कीम है, उसको जानने का प्रयास है कि क्या वो प्रधानमंत्री या सरकार इस यात्रा के जरिए लोगों को उससे जोड़ना चाहती है और समझना चाहती है वास्तविक तरह से लोगों से कि वह सही चल रही है कि नहीं चल रही है। ठीक है, जैसा कि पीआईबी की रिपोर्ट है कि तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इसमें अपने जो है अपना जो अनुभव शेयर किया है। अभी उसको हम देखते हैं। जैसे प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, विकास विकसित भारत संकल्प यात्रा एक बड़ा सपना है, एक बड़ा संकल्प है, और एक संकल्प को हमने अपने प्रयासों से पूरा करना है। क्या संकल्प है, 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है। अमृतकाल चल रहा है और किसी भी देश का विकास उस देश के लोगों के बगैर सहयोग से नहीं होता है। ये जन भागीदारी आधारित शासन व्यवस्था कहा जाता है। कुछ लोग कह सकते हैं कि ये चुनाव के समय में लाया गया है, चुनाव प्रचार, तो बिल्कुल जो सरकारें होती हैं उनको अपने जो की हुई चीज़ें होती हैं उनको जनता को बताने का हक होता है। क्योंकि अगर सरकार है, अगर उसने कुछ अच्छा किया है, अगर वो बुरा किया है तो जनता को जानने का हक है, अगर वो अच्छा किया है तो भी जनता को जानने का हक है। लेकिन चाहे अच्छा किया हो चाहे बुरा जो भी किया हो, इस तरह की चीज़ों के द्वारा लोग सरकार की नीतियों के बारे में जानते हैं, सरकार के चुनने और उनकी प्रक्रिया में उनकी भागीदारी बढ़ती है। इस तरह से कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक चेतना का विकास होता है। ठीक है, और इसी दौरे के दौरान प्रधानमंत्री जी है जो काशी तमिल संगम की भी उद्घाटन करते हैं और उस पर भी बात करते हैं। तो पहले देखते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा। ये एक्चुअल में एक सरकारी पहल है जो आम लोगों को जुड़ने का, आम लोगों को जुड़ना कैसा है, जैसा प्रधानमंत्री कहते हैं ये उनकी कसौटी है कि सरकार ने जो कहा है, प्रधानमंत्री ने जो वादा किया है, क्या वो वास्तव में लोग जमीन तक पहुंचा है कि केवल हवाबाजी है। अगर जमीन तक पहुंचा होगा तो सही हो जाएगा। इसके लिए क्या है, इसके लिए एक यात्रा चलाई जा रही है जो पूरे भारत में पिछले महीने से ही, हालांकि जिन राज्यों में चुनाव था वहां पे नहीं रोक दी गई थी, उसको बाद में 16 दिसंबर से शुरू किया गया है कि ये सरकार की जो योजनाएं हैं आम लोगों तक पहुंची हैं या नहीं पहुंची हैं तो कैसे पहुंची हैं, जिन लोगों को मिलना चाहिए उनको मिला है कि किसी और को मिला है। यानी कहीं ना कहीं सरकार इसके जरिए आम लोग अपनी योजनाओं के जो प्रदर्शन है वो आम लोगों के जरिए जानना चाहती है। उसके पास और भी तरीके होते हैं, प्रशासनिक और सरकारों के अपने चुनाव तंत्र होते हैं, लेकिन इसके जरिए आम लोगों के डायरेक्ट भागीदारी के तहत फीडबैक सिस्टम नहीं होता, 360 डिग्री ऑफ गवर्नमेंट का जो हिस्सा होता है कि जन भागीदारी में लोगों के बारे में जानना, खासतौर से चुनाव के समय जो। ठीक है, इसमें देखिए क्या क्या है, इसमें आयुष्मान भारत है, उज्ज्वला योजना है, पीएम सुरक्षा बीमा योजना है, पीएम स्वनिधि आदि जैसे प्रमुख केंद्रीय योजनाएं हैं। इसमें जागरूकता बढ़ाना है, उनके कार्यक्रमों पर नजर रखने के लिए देश भर में ये की जा रही है। यह केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों द्वारा की जा रही है। 15 नवंबर को ये झारखंड के खूंटी से शुरू किया गया था। खूंटी जो है वो जगह है जहाँ पे बिरसा मुंडा जी का वो हुआ था। ठीक है, योजना का उद्देश्य देख लीजिए, महत्वपूर्ण है, उन कमजोर लोगों तक पहुंचना जो विभिन्न योजनाओं के तहत पात्र हैं लेकिन अब तक लाभ नहीं उठा पाए हैं। योजनाओं के बारे में जानकारी का प्रचार प्रसार और जागरूकता पैदा करना, सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ उनकी व्यक्तिगत कहानियों अनुभव साझा करना और यात्रा के दौरान सुनिश्चित वितरण के माध्यम से संभावित लाभार्थियों का नामांकन। अब जैसे जो पात्र हैं क्या उन तक पहुंची है कि नहीं पहुंची है, नहीं पहुंची है
तो उनको नामांकन करके पहुंचाना है। इस सरकारी जानकारी और योजनाओं के प्रति लोगों की भागीदारी बढ़ाना है और साथ ही में व्यक्तिगत कहानी और अनुभव साझा करके और लोगों को भी जो नज थ्योरी आदि तहत जो है ना सरकार इस तरफ ले जा रही है। ठीक है कि धीरे धीरे जैसे कई सारे इसमें सोशल वेलफेयर स्कीम है जो कि सोशल बुराइयों पर भी, जैसे स्वच्छता आदि इन चीज़ों पर जो बुराइयां हैं, जैसे स्वच्छ भारत मिशन है या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो उससे दूर ले जाने का प्रयास है। ठीक है, प्रेस ब्यूरो कहती है कि 68,000 ग्राम पंचायतों में 2.5 करोड़ से अधिक नागरिकों तक ये पहुंच चुकी है। पिछले 15 नवंबर से शुरू हुई, यानी लगभग 1 महीने में। और ये 2 करोड़ व्यक्तियों ने विकसित भारत संकल्प लिया है। एक पोर्टल है, उस पर चले जाइए, आप प्रतिज्ञा लेंगे और वहां से आप अपना एक प्रमाण पत्र डाउनलोड कर लेते हैं। और 2 करोड़ से अधिक लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी कही है। तो आप कह सकते हैं कि 140 करोड़ के लोगों में 2 करोड़ क्या है, लेकिन ये 2 करोड़ वो लोग हैं जो लाभार्थी हैं। और अगर देखा जाए जितने भी स्तर के सर्वे देखा जाए 20,000, 25,000, 30,000, उससे कई गुना ज़्यादा इसके जरिए सरकार को अपनी बात को, अपनी योजनाओं के बारे में जानकारी मिल रही है। ठीक है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। दूसरा है काशी तमिल संगमम। इसके बारे में अगर कहें तो यह पिछले साल शुरू किया गया था, काशी तमिल संगम। इसका उद्देश्य भारत के उत्तर और दक्षिण के बीच में ऐतिहासिक और सभ्यतागत या सांस्कृतिक संबंधों के कई पहलुओं को के पर प्रदर्शन करना है, बताना है। यह 17 दिसंबर से 21 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है बनारस में, वाराणसी में। और ये तमिलनाडु और वाराणसी के विभिन्न सांस्कृतिक समूह काशी में अपना प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, और इसमें देखिए इसके तहत जो प्रतिनिधियों का पहला जत्था है वो तमिलनाडु से जो है गंगा नामक छात्रों का समूह है। ये रविवार को यानी कल पहुंचा है। यमुना शिक्षकों का समूह यमुना के नाम से है, जो पेशेवर हैं, यानी जो स्किल जो किसी न किसी कार्य करते हैं, वो गोदावरी के नाम से है उनका समूह। आध्यात्मिक सदस्य यानी जो स्पिरिचुअल लीडर्स या रिलीजियस हैं वो सरस्वती के नाम से हैं। किसानों और मजदूरों का, कारीगरों का नर्मदा के नाम से समूह है। लेखकों का सिंधु के नाम से और व्यापारियों और का कावेरी के नाम से। ये देखिए दक्षिण भारत और उत्तर भारत की नदियों, यहाँ तक कि पश्चिमी नर्मदा, यानी जो भारत की प्रमुख नदियों हैं, इनके आधार पर प्रमुख संगठन बना है। ऐसे लोग आएंगे वहाँ पे चर्चा पर चर्चा करेंगे और उत्तर भारत और दक्षिण भारत के जो बीच में एक तरह से विभाजन होता जा रहा है पॉलिटिकली या सोशली, इस तरह की चीज़ें, उसको गैप को भरने के लिए ऐतिहासिक और सांस्कृतिक एकता के तत्व को इसमें जोड़ा जा रहा है। ये सरकार की योजना है। एक तरह से भारत को एक सांस्कृतिक एकता को मजबूत करने के लिए इसे लाया गया है। ठीक है, चलिए आज इतना ही। नमस्कार।